healthy, healthy, wealthy. Healthy guidance, healthy talk, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज. सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी. गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. दोस्तों, ज़िंदगी का कारोबार यानी खुश मिजाज ज़िंदगी जीने के लिए सेहत का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है. सीधी सादी भाषा में बात करें तो जान है जहान है. एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में. हेल्दी वेल्दी के इस एपिसोड का टॉपिक है ENT. ENT यानी नाक, कान और गला. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्राम की शुरुआत में आपको योग गुरु से मिलवाते हैं. वो हमें बताते हैं कि योग हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है. आसन के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा हम अपने शरीर को किस तरह तंदुरुस्त रख सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे योग एक्सपर्ट से. अब हम प्रारंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से. आप इस प्राणायाम का प्रारंभ करते हैं अपने बाएं स्वर से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. इसके लिए आप अपने अंगूठे का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ प्रयोग करते हैं रिंग फिंगर का. आप अपने अंगूठे से, अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं और रिंग फिंगर से कंट्रोल करते हैं अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को. स्टार्ट करने के लिए आप अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और उसके उपरांत लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हैं. कोई भी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम की कोई भी विधि, आप सबसे पहले श्वास को बाहर छोड़कर प्रारंभ करें. तो आपने अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ा. फिर धीरे धीरे इनहेल अर्थात श्वास को भीतर भरा, फिर श्वास को बाहर छोड़ा. ये एक राउंड कंप्लीट हुआ. फिर सेकेंड राउंड, श्वास को भीतर भरा, श्वास को बाहर छोड़ा. सेकेंड राउंड कंप्लीट. ऐसे ही तीसरी बार श्वास को भीतर भरिए और बाहर छोड़िए. 3 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट स्वर से फिर से श्वास को भरिए. कुछ सेकंड्स के लिए दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए, श्वास को रोक लीजिए और धीरे धीरे अपने राइट स्वर को खोल दीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को खोल दीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए. फिर धीरे धीरे श्वास को भीतर भरिए, बाहर छोड़िए. 1 राउंड कंप्लीट. सेकेंड राउंड के लिए फिर से श्वास को भरिए, छोड़िए. सेकेंड राउंड कंप्लीट. थर्ड राउंड के लिए फिर से श्वास को भरिए, छोड़िए. थर्ड राउंड कंप्लीट. अब धीरे धीरे श्वास को भीतर भरिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स, दोनों स्वर बंद. अपने राइट हैंड को भी घुटने पर ले आइए और दोनों नासारंध्रों से, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए. भीतर भरिए, बाहर छोड़िए. 1 राउंड कंप्लीट. भीतर भरिए, बाहर छोड़िए. सेकेंड राउंड कंप्लीट. फिर से भीतर भरिए, बाहर छोड़िए. थर्ड राउंड कंप्लीट. अब आप लंबा गहरा श्वास भीतर भरकर रोक लीजिए. कुछ सेकंड्स के लिए श्वास को रोक के रखिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामान्य हो जाइए. ये विधि है नाड़ी शोधन प्राणायाम की, जिसके माध्यम से आपके शरीर के रोग दूर होते हैं, मन के रोग दूर होते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है,
आपके शरीर की कमजोरी दूर होती है। इस प्राणायाम के माध्यम से आपको अनेक अनेक लाभ मिलते हैं। ये थे हमारे योग एक्सपर्ट। हमने जाना किस तरह से आसन और ब्रीथिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी हम एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं और एब्स का वर्कआउट करने के लिए और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने स्विस बॉल, जिसको कि हम मेडिसिन बॉल भी बोलते हैं, उसका यूज़ हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाफ क्रंचेस किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे अपर एब्स की जो है लाइनिंग आ रही है। और इस एक्सरसाइज का बेनिफिट है कि इससे जो आपके अपर एब्स हैं वो क्विकली, जल्दी, इफ़ेक्टिव और आसानी से गेट कर सकते हैं आप। इसमें इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग है, जिसमें कि आपको जब आप अप हो रहे हैं तो ब्रीथ आउट करना है माउथ से। जब आप डाउन जा रहे हो तो आप ब्रीथ ले सकते हैं। उसके बाद इसमें 3 सेट्स विद 20 रेपिटेशन इन ईच सेट। अगर आप इसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एब्डोमिनल के लिए। और अगर आपको बैक प्रॉब्लम है या शोल्डर या नी प्रॉब्लम है तो इसमें आपको जब तक आपकी नेक और शोल्डर प्रॉब्लम दूर ना हो जाए तब तक आपको ये करना नहीं चाहिए। इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका स्टोमच जो है वो खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। बेटर है कि आप इसको करने से 3 घंटे पहले कुछ खाएं। एब्स करने से पहले अगर आपको कुछ खाना है तो आप सिर्फ लाइट कुछ जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके ऐसा ही फूड खा सकते हैं, जैसे कि बनाना, सिर्फ एक बनाना, ज़्यादा नहीं। या फिर आप एक वाइट एग खा सकते हैं, उबला हुआ वाइट एग। उसके बाद आप एब्स के लिए वर्कआउट कर सकते हैं विद ये मेडिसिन बॉल है, और इससे आप एब्स वर्कआउट कर सकते हैं, इससे आप चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, और इससे आप अपने अंदर एक बैलेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एक बैलेंस बनाना सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है वर्कआउट करने के दौरान। साइकिलिंग, अगर आप साइकिलिंग करने के बाद आप एब्स करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये भी, क्योंकि जब हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे टू वार्म अप योर बॉडी। और अगर आप कंटिन्यू 10 to 15 मिनट साइकिलिंग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, और उसके बाद आपकी मसल्स, आपकी बॉडी रेडी है कि आप कुछ स्ट्रेंथ या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर सकें। योग की बातें और फिटनेस की जानकारी। आइए इसके बाद फिर लौटते हैं हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में अगले सेगमेंट पे। हमने पिछले कुछ प्रोग्रामों में जिक्र किया था कान का और नाक का। बॉडी का एक और पार्ट है जो इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, यानी वो है गला। आज हम बात करेंगे कान, नाक और गले की, यानी ENT। आइए मिलते हैं हमारे ENT एक्सपर्ट से।
ईएनटी जैसे मैंने बताया, ईएनटी का अगर फुल फॉर्म है तो ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान और गला। और आई एम एन ईएनटी सर्जन बिकॉज ईयर, नोज एंड थ्रोट इज इंटर रिलेटेड, इसलिए ये तीनों फील्ड जो हैं दे आर बीन सीन बाय मी। कान और नाक और गले में तीनों में रिलेशन रहता है। जैसे हमने नोटिस किया कि नाक से हम सांस लेते हैं तो वो गले के थ्रू होके जाती है, तो नाक गले के साथ पीछे से कनेक्टेड होता है। सिमिलरली नाक के पीछे का जो एरिया है नेज़ोफैरिंक्स, वो जो है कनेक्टेड होता है कान के थ्रू। कान के पीछे एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब जो है वो आपके नाक के पीछे नेज़ोफैरिंक्स एरिया में खुलती है। तो इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है कि अगर नाक में कहीं प्रॉब्लम है तो आपका गला ख़राब होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है, अगर आपका नाक बंद है तो आप मुंह से सांस लोगे तो दो धूल मिट्टी जो नॉर्मली यहाँ फिल्टर हो जाती है सीधा गले की दीवार पे लगती है, तो गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। नाक में नज़ला अगर गिरे नाक से गले में तो गला ख़राब हो जाता है। कान में अगर पस आ रही है तो वो पस जो है नाक के पीछे आती है तो नाक में इन्फेक्शन पहुंच जाती है। तो तीनों में रिलेटेड रहता है, तो एक जगह की इन्फेक्शन दूसरी जगह चली जाती है। तो इसका रेलेवेंस इसलिए है कि अगर कहीं परेशानी है तो वो ट्रांसफ़र ना हो, कहीं आगे ट्रांसपोर्ट ना हो, तो टाइम रहते उसको आप कंट्रोल कर लो उसको। अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही, कुछ उल्टा सीधा खा लिया हमने, कोई ठंडी चीज़ खा ली, बहुत खट्टी चीज़ खा ली जो नहीं सूट कर रही, तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। गले में टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाती है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। नाक जैसे मैंने बताया, अगर नाक आपका बंद है तो आप मुंह से सांस लोगे तो जो धूल मिट्टी हम अवॉइड कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन जो है दैट कैन गेट ट्रांसपोर्टेड टू दी थ्रोट, और थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कुछ स्पेशली स्टूडेंट्स में हम देखते हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, कहीं बाहर का उल्टा सीधा खाया, कहीं फ्राइड चीज़ खा ली, कोई तली हुई चीज़ खा ली, गंदा कोई चीज़ ऐसी चीज़ खा ली, बहुत खट्टी चीज़ खा ली, बर्फ़ वाली चीज़ खा ली, तो उससे गला ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि नाक अलग, कान अलग, गला अलग, नहीं। ईएनटी पर से अगर मैं भी अगर देखता हूँ पेशेंट, तो मैं सिर्फ अगर पेशेंट नाक की तकलीफ के साथ आया तो सिर्फ नाक नहीं देखता हूँ, मैं गला देखता हूँ, साथ में कान भी देखता हूँ। अगर इसका रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि अगर कोल्ड है, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को किसी को ज़ुकाम हुआ है तो वो 2-3 दिन बाद कंप्लेन करता है कान में बड़ी ज़बरदस्त दर्द हो रही है। वो इसका मतलब ये है कि नाक की इन्फेक्शन जो है वो कान में पहुंच गई है। वो कैसे जा सकती है? एक तो ये कि अगर आपका नाक बंद रहेगा तो जो सूजन जो आई हुई है वो कान और नाक के बीच की ट्यूब को भी ब्लॉक कर देगी। जब वो ट्यूब ब्लॉक हो गई तो कान के पीछे जो रेशा बन रहा है वो निकल नहीं पाएगा, तो रेशे में इन्फेक्शन हो जाएगी। या कई बार हम नाक को जब छिड़कते हैं, तभी मैंने बताया कि नाक को छिड़के नहीं, जब आप नाक को छिड़कोगे तो नाक की इन्फेक्शन विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू द ईयर, तो बच्चा कान में इन्फेक्शन बता सकता है। नाक का रेशा जो गंदा है, जो पस वाला है रेशा, वो अगर गले में आएगा तो गले में इन्फ्लेमेशन करेगा, गले में इरिटेशन करेगा। तो एक दूसरे से अगर हम कहें तो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, दे आर नॉट इंडिविजुअल एंटिटीज़, दे आर ईयर, नोज एंड थ्रोट, दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड। खट्टा खाने से जैसे मैंने बताया एलर्जी, जो आपको मैंने बताया कि अगर खट्टा खाने से किसी चीज़ को एलर्जी है, किसी को एलर्जी है, तो वो सूजन आ जाएगी। सूजन आ जाएगी तो नेचुरली वो गला ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाक के अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो सूज जाएगी, वो बंद हो जाएगी, तो इन्फेक्शन कैन ऑल्सो इन्वॉल्व दी यूस्टेचियन ट्यूब, जो कान और नाक के बीच की जो ट्यूब है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठंडा पानी से भी तकलीफ ये आती है कि बहुत ठंडे पानी से जब आप करते हैं, किसी एरिया को हम चिल कर देते हैं तो एक वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जो हमारी एरिया की जो ब्लड सप्लाई है, छोटी छोटी कैपिलरीज हमारे एरिया को सप्लाई करती हैं। अगर आप देखोगे ज़रा सा कट लग जाए तो ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो दीज आर वेरी स्मॉल कैपिलरीज, और हम बेसिकली चाहे वो गले में हो कहीं और हो, तो वो कैपिलरीज जो हैं वो वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसमें आपका जो बॉडी के जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते, तो गला पकड़ा जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि किसी को टॉन्सिलाइटिस बार बार तकलीफ आ रही है तो वो बहुत खट्टी चीज़, ठंडी चीज़ अवॉइड करे, बिकॉज उसमें बॉडी की रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाती है, तो एक कीटाणु जो हैं, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन से। यानी कि अब ये जो बॉडी की जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो वहाँ तक तभी पहुँचेगा ना अगर ब्लड सप्लाई अच्छी होगी। तो बहुत ठंडी चीज़ से वो वहाँ वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो ब्लड ढंग से सर्कुलेट नहीं होता उस जगह में। तो जब सर्कुलेट नहीं होगा, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं काम करेगा, तो नेचुरली इन्फेक्शन हो जाएगी वहाँ।